हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की कहानी को जैसे कि अभी हम कर रहे थे कमीशन आर्टवर्क और मेरे को अचानक से दिमाग में आया कि शायद हो सकता है ऐसे कुछ टिप्स जो मैं यूज़ करता हूँ या फिर जो मैं गलतियाँ किया करता था वो एज एन बिगनर आर्टिस्ट शायद आप भी करते होगा एंड शायद आपको उस मिस्टेक या उस टिप के बारे में पता नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं जिससे कि आप लोगों को वो कुछ चीज़ पता चल जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैसे ही कुछ 5 बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ या फिर कह लो वो मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो एज एन बिगनर स्केच आर्टिस्ट आप लोग करते होंगे। एक बार और जो भी मैं आज चीज़ में बताने वाला हूँ ना, जो भी टिप्स या कह लो जो भी मिस्टेक्स में बताने वाला हूँ, ये सारा चीज़ मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। मैंने कोई बुक्स पढ़ के या फिर कोई थ्योरी पढ़ के ये सारा चीज़ नहीं सीखा। ये सारा चीज़ मेरे साथ काम करता है। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरी ऑडियंस दर्शक मुझे देख रही है उन्हें बता देते सो दैट आपको हेल्प हो जाए। और जो भी रांची की मुझे ऑडियंस देख रही है उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। मैंने एक छोटा सा मीटअप प्लान किया है। तो जो भी मेरे से मिलना चाहते हो एंड पॉसिबल हो तो आना ज़रूर मीटअप पे। बाकी जो भी डिटेल्स है जैसे कि कहाँ आना है, कब आना है, सारा चीज़ डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो जस्ट गो चेकआउट, पॉसिबल हो तो आना, साथ में मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बाकी चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ पेपर। तो देखो, हम एज अ बिगनर आर्टिस्ट हम डिफरेंट मीडियम्स में वर्क करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम किस मीडियम में ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम कभी वाटर कलर करते हैं, कभी एक्रेलिक करते हैं, कभी पेंसिल करते हैं और हम सब चीज़ एक टाइप के पेपर में करते हैं। गलती वहीं पर होती है क्योंकि हर एक मीडियम के लिए ना डिफरेंट पेपर्स यूज़ होता है। मैं इन शॉर्ट बता दूँ, अगर हम वाटर कलर कर रहे हैं तो हमें थोड़ा रफ टेक्सचर पेपर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए। अगर एक्रेलिक का बात करूँ तो एक्रेलिक में हमें स्मूथ पेपर यूज़ करना चाहिए सो दैट वो ब्रश का फ्लो बहुत अच्छे से हो, कलर ब्लेंडिंग में बहुत आसानी हो। बट मैं इन सब मीडियम में ज़्यादा डीप में जाऊँगा, ये वीडियो स्पेसिफिक फॉर स्केचिंग बिगनर्स है। तो मैं स्केचिंग के पेपर्स के ऊपर बात करता हूँ। अब देखो, स्केचिंग जब हम करते हैं तो बेसिकली हम 2 टाइप के पेपर यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्मूथ एंड दूसरा रफ टेक्सचर पेपर। अब ये पेपर ना उन्हें यूज़ करना चाहिए जिन्हें थोड़ा सा रियलिस्टिक कह लो, थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में हल्का ड्राइंग चाहिए और जिन्हें थोड़ा डार्कर वैल्यू थोड़ा ज़्यादा पसंद है वो ये रफ टेक्सचर पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रफ टेक्सचर पेपर है ना, इस पे जो भी ग्रेफाइट या चारकोल कह लो वो बहुत अच्छे से पेपर के अंदर डीपली एंटर हो पाता है, जिसके कारण वो जो डार्कर ग्रेड वाला जो होता है वैल्यूज़ होता है ना, वो बहुत अच्छे से मिल पाता है हमें। और कह लो आर्टिस्टिक ड्राइंग्स वगैरह बनाने में बहुत मज़ा आता है रफ टेक्सचर पेपर में। वही जगह अगर मैं स्मूथ पेपर का बात करूँ तो अगर आप एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिनको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एंड बहुत डिटेल में जाना होता है ड्राइंग में, तो वो वैसा पेपर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ब्लेंडिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है। प्लस जो डिटेल करने के लिए पेपर्स में जो ग्रेन्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, जिसके कारण से आप डिटेलिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का प्रेफरेंसेस है, उस हिसाब से आप दोनों पेपर को चूज़ कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि एक बार दोनों पे बना के देख लो, जिस पे मज़ा आ रहा है उस पे काम किया करो। मूविंग विद द सेकंड पॉइंट, अब जब हम एक पेपर यूज़ करते हैं तो जनरली जब हमारा पेपर 180 GSM, 200 GSM या 250 GSM से ऊपर का है तब तो ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारा पेपर पतला होता है, जैसे कि मान के चलो 100 GSM या फिर 150 GSM, उस जगह पे आती है प्रॉब्लम। अब हम वो बच्चे वाले आर्टिस्ट तो रहे नहीं कि ड्राइंग कॉपी में ही ड्राइंग करेंगे। तो अब हम यूज़ करते हैं कोई टेबल के ऊपर पेस्ट करके या फिर एक बोर्ड के ऊपर अपने पेपर को लगा के, वो थोड़ा आर्टिस्ट वाला फील आना चाहिए ना, इसलिए। तो अब इस जगह पे पतले पेपर में दिक्कत क्या होती है ना, कि जो भी हमारा सरफेस का जो टेक्सचर होता है ना, जैसे कि टेबल हो गया, तो टेबल का जो भी टेक्सचर होता है, जो रफनेस होता है या फिर जो भी उसका हार्डनेस होता है ना, वो सब चीज़ हमारे ड्राइंग के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। हमारा पेंसिल उसी तरह से वर्क करता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना आप क्या कर सकते हो कि उसके नीचे 1 या 2 पेपर सेम साइज़ का रख सकते हो सो दैट आपका पेपर को थोड़ा सा वॉल्यूम मिल जाएगा, थोड़ा सा GSM ज़्यादा हो जाएगा एटलीस्ट ड्राइंग करते समय। तो उस समय जब आप पेंसिल उसके ऊपर चलाओगे ना तो पेंसिल आपका बहुत स्मूथ चलेगा एंड वो जो भी बोर्ड या फिर जो भी टेबल का जो टेक्सचर है ना, वो आपके ड्राइंग के ऊपर या फिर अपने पेपर के ऊपर बनाते वक्त रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मूविंग विद द थर्ड पॉइंट विच इज सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस फोटो। अब देखो, हमें जब रेफरेंस फ़ोटो सेलेक्ट करना होता है तो हमें कुछ भी अच्छा दिखता है, हमें उसे बनाने का मन करता है और हम उसे बनाते हैं। बट अगर हम उसे एकदम रियलिस्टिक फॉर्म में या कह लो एकदम डिटेल वर्क में बनाने जाए ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा रेफरेंस फ़ोटो सेलेक्ट करो जिसको आप जूम कर करके उसकी एक एक बारीकियाँ, उसकी एक एक डिटेल्स देख सकते हो। और ट्रस्ट मी, अगर आपका फ़ोटो अच्छे क्वालिटी का नहीं है ना, अच्छा रिजोल्यूशन का नहीं है, अगर आप उसे जूम कर करके नहीं देख पा रहे हो, तो मेरा बात मानो, अगर आप एक मैच्योर आर्टिस्ट नहीं हो, थोड़ा एक्सपीरियंस आर्टिस्ट नहीं हो ना, तो आपको हाइपर रियलिज्म ड्राइंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर आप डिटेल्स को नहीं समझ पाओगे तो उतना ज़्यादा डिटेल्स आप नहीं बना पाओगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक रेफरेंस फ़ोटो है
जिसमें आपका स्किन का एक एक टेक्सचर दिख रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप वही सेम टेक्सचर अपने ड्राइंग के ऊपर उतारने का, भले उतना रियलिस्टिक ना बना पाओ एज अ बिगनर, बट जितना भी वो आप कोशिश करोगे एंड बहुत हद तक वो रियलिस्टिक में आप उसको बनाओगे। बट जब आपका रेफरेंस फोटो का रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो खुद से, आप जितना आपके पास एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप उसके ऊपर उतना एफर्ट लगाओगे, बट वो रियलिज्म नहीं आ पाएगा। तो प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। हाँ, कह लो ये पॉइंट कमीशन आर्टवर्क या फिर ऑर्डर आर्टवर्क सब में रिलाई नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि हम अपने हिसाब से रेफरेंसेस चूज़ कर पाए। हमें जैसा रेफरेंस मिलता है वैसा रेफरेंस यूज़ करके हमें बनाना पड़ता है। बट इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखो, ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने फ़ोटो को अपलोड करके बहुत हाई रिजोल्यूशन फ़ोटो में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, सो दैट आपको वो डिटेल जो है ना वो बहुत अच्छा मिल जाए। जब आप उसे जूम करो तो आपका फोटो पिक्सेलेट ना हो। ऐसे मैं एक वेबसाइट को जानता हूँ विच इज़ bigjpg.com। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं यूज़ करता हूँ इसीलिए बस बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का भी यूज़ करना हो तो जाके सर्च कर लेना, ठीक है। मूविंग विद द फोर्थ पॉइंट, डिटेलिंग विद स्ट्रोक्स। अब देखो, एज एन स्केचिंग आर्टिस्ट मैं भी ये गलती करता था पहले, बट मुझे जब चीज़ ये समझ आया ना तब से मैं करता हूँ और मुझे ये वर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मिस्टेक कहाँ पे होती है कि जिस जगह पे हमें एकदम स्मूथ टेक्सचर चाहिए होता है ना, वहाँ पर हम पेंसिल को किसी भी वे में चला देते हैं और उसके बाद तो सोचते हैं कि अब तो टिश्यू पेपर या कॉटन या फिर कोई भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करके हम इस जगह को ब्लेंड करके स्मूथ करके एकदम अच्छा बना देंगे। बट जो आर्टिस्ट एकदम रियलिज्म पे काम करते हैं ना, मतलब रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के ऊपर काम करते हैं, आप कभी भी उनके स्ट्रोक्स नोटिस करोगे ना तो स्ट्रोक्स भी ना बहुत ज़्यादा डिटेल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइन होते हैं। ट्रस्ट में ये प्रोसेस बहुत अच्छा काम करता है। इसका बोलने का मतलब यही था कि जब पेंसिल से शेडिंग करते हो तो उस समय बहुत बारीक वे में बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करो, ये सोच के कि जस्ट पेंसिल से ही मुझे ब्लेंड करना है, मेरे पास कोई ब्लेंडिंग स्टैम्प नहीं है, उस तरह से शेडिंग किया करो। और जब हो जाता है तब उसके बाद कोई भी अच्छा ब्लेंडिंग टूल यूज़ करके उसको ब्लेंड करो, तब जाके वो इफेक्ट देखना एंड डिफरेंस देखना बहुत अच्छा दिखेगा एंड रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड रियलिस्टिक दिखेगा। मूविंग द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ रिमूविंग ऑफ मास्किंग टेप। अब मास्किंग टेप हमने ड्राइंग के चारों तरफ आपने लगाते हुए देखा होगा। अब लगाते हम इसीलिए हैं क्योंकि हमें हमारा जो पेपर है उसको स्टिल करना पड़ता है, पेपर हिले ना, या फिर कह लो एक बहुत प्यारा सा बॉर्डर निकल के आ जाता है मास्किंग टेप की वजह से, इसीलिए हम मास्किंग टेप का यूज़ करते हैं। बट जब हमारा काम हो जाता है और जब हमें मास्किंग टेप निकालना पड़ता है तो हमें उसे निकालने का सही मेथड पता नहीं है। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि हमारा पेपर जो है फट जाता है, या फिर कभी कभी हमारा ड्राइंग भी डैमेज हो जाता है। मास्किंग टेप कभी किसी और डायरेक्शन में अगर मूव हो गया निकालते समय, तो जब आप मास्किंग टेप जब भी लो ना, तो क्या गौर करना कि वो मास्किंग टेप लेना जिसमें ज़्यादा ग्लू ना हो। और जब भी मास्किंग टेप को निकालते समय उसे पुल करते हो ना, तो कोशिश करो कि उसे आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करो अपने पेपर का, मतलब पेपर की बाहर की तरफ पुल करो, क्योंकि उससे जो डायरेक्शन होता है वो सही होता है और वैसे निकालते हो जब भी तो बहुत आसानी से निकल जाता है। और एक तो बहुत कम चांसेस होता है कि तुम्हारा जो मास्किंग टेप है वो अंदर की तरफ जाए और ड्राइंग तुम्हारा उससे खराब हो जाए। तो मेरे पास दिमाग में एक और पॉइंट है, ये भी मैं बता ही देता हूँ, चलो एक एक्स्ट्रा चीज़, बट इसके लिए लाइक ज़रूर करना वीडियो को। अब जो सबसे आखिरी पार्ट है दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ योर आर्टवर्क। अब मैं जनरली क्या देखता हूँ कि लोग अपने ड्राइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी उनके प्यारे प्यारे ड्राइंग जो वो बनाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको फोल्डर्स के अंदर डालते हैं, मतलब वो जो प्लास्टिक वाली फाइल आती है उसके अंदर, वो भी बिना फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ किए। अब दिक्कत क्या आती है कि ग्रेफाइट या चारकोल में एक ऐसा टेंडेंसी होता है कि अगर वो किसी भी चीज़ के साथ टच में आए तो वो स्मज होता है या फिर उसकी जो डार्कनेस होती है वो कम होते जाती है टाइम टू टाइम। और जब हम अपने आर्टवर्क्स को फाइल के अंदर डालते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा सेफ है क्योंकि किसी चीज़ से टकरा नहीं रहा है, सो हमारा आर्टवर्क स्मज नहीं होगा ना ही फेड होगा। बट गलती क्या होती है कि जो फाइल होता है ना उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वो थोड़ा हल्का फुल्का स्मज होता है, और प्रेशर पड़ने के कारण वो जो ड्राइंग होता है ना वो फाइल से लग के उसके ऊपर ट्रेस होता है। और ग्रेफाइट की जो इंटेंसिटी या फिर कह लो चारकोल की जो इंटेंसिटी होती है ना वो टाइम टू टाइम कम होते जाती है। मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं लगेगा बट लॉन्ग पीरियड टाइम में वो आपको दिखेगा कि बस कैसे ट्रेस हो रहा है। और अगर आपका कलरफुल या फिर कह लो ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेफाइट स्केच या कुछ भी है वो आपका फेड होता है। तो जरा कोशिश करो कि फिक्सेटिव स्प्रे लगा के अपने ड्राइंग को प्रोटेक्ट करो और उसके बाद अगर फाइल पे डालो तो वो बहुत अच्छा होगा। अब मुझे पता है कि फिक्सेटिव स्प्रे की बॉटल थोड़ी सी महंगी आती है, तो मेरे पास एक तरीका है जिससे कि आप फिक्सेटिव स्प्रे अपने घर पे बना सकते हो, वो भी जस्ट 20-25 रुपए में। अब कैसे बनाना है उसको देखने के लिए मेरा ये वीडियो चेक कर लो। आज के इस वीडियो के इतना ही। कौन सा नया पॉइंट आपने सीखा जरा कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय।